अच्छा, वो कल मैंने डिस्कशन आपसे शेयर कर ली थी, वो जो न्यूमेरिकल था ना वो कई एतबार से भाई इंपॉर्टेंट था। वो न्यूमेरिकल वजाहत वाला एक तो इस एतबार से इंपॉर्टेंट था कि इसमें फॉरेन सोर्स डिविडेंड इनकम थी जिसको अदर सोर्स में नॉर्मल रिजीम में डालना था। ये अदर सोर्स के चैप्टर में मैंने आपको डिस्कशन में खोल के भी दिखाया था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसी डिस्कशन में वो ये थी कि अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो सबसे गलती हुई होगी, डिविडेंड जो इनकम पाकिस्तान वाली थी उस पर 15% रेट आपने लगा दिया होगा। लेकिन डिस्कशन में हमने ये बात की थी कि अगर डिविडेंड पे टैक्स खुद निकाल के दे दे तो उसी को बस ऐड करके लेस कर दें, फिर 15% टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो डिस्कशन में थी वो थी बिजनेस इनकम में खर्चे माइनस करने की इजाजत है, जो खर्चे अलाउड हैं। उसमें खर्चा आ रहा था मिसलेनियस एक्सपेंस। वो पता नहीं अक्सर बच्चे क्यों क्लास के बाद आके पूछते हैं सर ये अलाउड है मिसलेनियस एक्सपेंस या नॉट अलाउड है। भाई क्यों नहीं अलाउड मिसलेनियस एक्सपेंस? मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस में चाय, पानी, बिस्किट, मार्कर, डस्टर, इनके खर्चे होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं यार। सेक्शन 21 में कहीं नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहे। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को कितने लोगों ने गलती से नॉट अलाउड में डाल दिया था? तो नॉट अलाउड में नहीं डालना था, नॉर्मल खर्चा था, अलाउड था। और कंप्यूटर के ऊपर इनिशियल अलाउंस कहां मिलने हैं वो मैंने एक सफे के ऊपर आपको दिखाया था। कंप्यूटर के ऊपर इनिशियल अलाउंस कहां मिलने हैं, और मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के लिए भी आपने प्लांट वाला रेट यूज करना है 25%। बिजनेस के चैप्टर में समरीज बनी हुई है एक सफे के ऊपर, अगर आप वो निकालें तो पेज नंबर 199 या 200 के करीब शायद कोई पेज था, पेज 193। पेज 193 के ऊपर आप आके देखें, सफे के टॉप पे मैंने आपको बताया हुआ इनिशियल अलाउंस आपने किस किस चीज पे देना है। पेज 193 में 0.5 देखें, इनिशियल अलाउंस है 25%। तो उसमें आपको लिस्ट प्रॉपर दी हुई है कि आपने किन किन चीजों पे इनिशियल अलाउंस देना है। तो क्योंकि कंप्यूटर कहीं लिखा नहीं हुआ किस पे, क्योंकि ना कंप्यूटर फर्नीचर है, ना ये सेकेंड हैंड प्लांट है, ना ये व्हीकल है, इसलिए इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा। ओके, आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन 28 पेज 382 पे, लेकिन इसकी डिस्कशन मैं कल अपलोड करूंगा संडे को। आज दो डिस्कशंस आपके साथ शेयर होंगी कल संडे को, एक क्वेश्चन 28 की डिस्कशन और एक चैप्टर 24 के पास्ट पेपर। चैप्टर 24 है हमारी किताब में, थ्योरी है सेल्स टैक्स की। तो उसमें कोई ऐसे टेक्निकल पेपर तो अभी फिलहाल है नहीं जो हमने किए हों। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन पूछी होगी, होलसेलर की, या एक उसमें शायद इंपॉर्टेंट सवाल हो जिसमें चैप्टर 24 है सेल्स टैक्स के थ्योरी वाला चैप्टर, उसके कुछ सवाल मैं डिस्कस करूंगा। वो कौन से सवाल होंगे वो मैं आपको वीडियो से पहले ही वीडियो में बता दूंगा, आप पॉज करके वो सवाल एक दफा नजर मार लीजिएगा। ये भी कोई 10-15 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो ये दो चीजें आपसे शेयर होंगी। आ जाए वापस चैप्टर 22 पे। मार्क्स बस थोड़े बहुत कट जाते, डेप्रिसिएशन का रेट आप सही लगाते उसके नंबर आपको मिल जाने थे। वो तो मैंने फिर बता दिया था ना क्लास में, जो सफा मैंने आपको दिखाया, इस सफे पे मैंने क्लास में बताया था। कितने लोगों को याद है? बताया था। लॉ में फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस नहीं है ना, सेकंड हैंड प्लांट पे नहीं है और उस पे नहीं है, तो बस। और एक चीज अगर समझ आ जाए तो बस उसको अप्लाई अब कर दिया करें। सेकंड हैंड प्लांट पे नहीं है, लॉ से डिराइव करना और हमारी बहस करना, ये शायद हम फिर सिलेबस में नॉर्मल चीजों के साथ जाती कर रहे होंगे जो सिलेबस का हिस्सा है, और लॉ में किसी चीज की लॉजिक हम डिस्कस कर रहे होंगे तो स्कोप से बाहर निकल जाएगी बात। आ जाए हजरात पेज, हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई चल रही है यार, और जबरदस्त हमारी तो गेम ऑन थी फुल। पेज 443 वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लास के बाद पूछना, तो प्रैक्टिकल बातें पूछने लग जाते फिर कहते हैं जवाब नहीं देते। पेज 443 जी। पॉइंट वी ट्रिपल आई छोड़ें और अब आप आ जाए पॉइंट आई एक्स की तरफ। पॉइंट वी ट्रिपल आई भी करवा दूंगा, पॉइंट आई एक्स की तरफ। इन केस ऑफ पेज 443, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, ये मेरे ख्याल से यहां से हमें नहीं करना चाहिए, ये वहीं से कर लेना चाहिए जहां पर हमारी ये डिस्कशन पहले हो गई थी। वो इमरान खान वाला सिनेरियो था, वहां पे ये डिस्कशन हमारी हो गई थी जहां हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी।
अच्छा, इसमें हमने पढ़ा ये था कि अगर होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और सोचा कि टायर किसी और से बनवाएं, तो होंडा ने टायर को रॉ मटेरियल इमरान खान को दे दिया कि आप अपनी फैक्ट्री में हमें बना के देते। तो जब इमरान खान टायर बनाकर होंडा को वापस करेगा तो समझा जाएगा इमरान ने होंडा को टायर सेल कर दिए। लेकिन यार इसमें इमरान खान टायर की फेयर वैल्यू पर टैक्स नहीं लगा सकता। जरा सोचिएगा क्यों इमरान खान टायर की फेयर वैल्यू पर टैक्स नहीं लगा सकता। इमरान खान 3000 वाली रबड़ रिसीव करेगा रॉ मटेरियल के नाम पे और फिर 4000 का करके होंडा को दे देगा। यानी होंडा के पास जब टायर पहुंचेगा तो बाजार में 4000 का होगा। वो जो इमरान खान ने 1000 रुपया लिया वो अपनी लेबर लगाने का लिया है। तो बता दें ये टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स है। तो जब इमरान खान के पास रबड़ आई तो वो उसकी अपनी नहीं थी, किसी का रॉ मटेरियल था। तो 3000 उसके पास रबड़ आई, उसने उसको अच्छा करके लश पश करके टायर बना दिया 4000 वाला, और वो जो 4000 वाला टायर बना वो अब बाजार में 4000 का बिक सकता है। लेकिन इमरान खान ने अपना पोर्शन कितना प्ले किया वैल्यू एडिशन के मद में 1000। तो 1000 विल बी द VOS फॉर इमरान खान हु इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑन द मटेरियल ऑफ एन अदर पर्सन। तो इसको लिखें यहां पे, रबड़ जो कि एक रॉ मटेरियल थी वो फर्ज करें कितने की है 3000, और टायर जो इमरान खान ने बना के दिया है वो क्या है फिनिश गुड्स, वो है 4000 की। तो बता दें वैल्यू एडिशन कितनी की है इमरान खान ने, वैल्यू एड कितनी 1000। इस 1000 को इमरान खान कहेगा अपनी VOS वैल्यू ऑफ सप्लाई। नोट कर लें। उर्दू में लिख लें, इमरान ने 3000 वाला मटेरियल लिया या खरीदा, लिया। सिर्फ इमरान ने 3000 वाला मटेरियल लिया और अब टायर 4000 का मार्केट में है। सिर्फ जो येलो किया है वो मैंने आज लिखवाया है, बाकी कल वाला लिखा हुआ है यहाँ। अच्छा वैसा करें यहाँ पे ना क्रॉस रेफरेंसिंग के तौर पे वो मुझे बता दें वो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है उसका नंबर क्या है 46, और उसमें नीचे वाला नंबर क्या है 9, 46 का 9। लेकिन इसको ना इधर भी लिंक कर जाएं। इधर है 33 का D, 33 का D, तो उधर आके लिख लें 33 का D। In case of manufacture of goods belonging to the actual consideration received by Imran Khan for value addition, बताएं इमरान खान कितनी कंसिडरेशन लेगा 4000 या 1000 रुपया लेगा, उससे सिर्फ 1000 रुपया लेगा, मटेरियल तो उसका नहीं था। द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय इमरान खान फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड ऑन सच गुड्स। बहरहाल इसकी मिसाल ऊपर अवेलेबल है। एक्चुअल कंसिडरेशन इमरान खान की 1000 में लिख रहा हूं, ऊपर भी जाके देख लीजिएगा। गुड बिलोंग कर रही थी उससे, उसने लेबर लगा के दी, इन द एंड टायर भी उसी से बिलोंग कर देगा होंडा से। फिलहाल ये उसकी बात कर रहा है रॉ मटेरियल की, गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, यानी रॉ मटेरियल बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, उसको आपने मैन्युफैक्चर करके दे दिया। ओके
सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वापडा और सप्लाई ऑफ गैस बाय सुई गैस। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वापडा और सप्लाई ऑफ गैस बाय सुई गैस। द अमाउंट रिसीव्ड एंड द टोटल अमाउंट बिल्ड। एक ही बात है, पहले हाईलाइट किया हुआ समझ लें, ये मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी तो इधर उधर की बातें हैं। तो वापडा क्या सप्लाई करता है? बिजली। तो वापडा जो अमाउंट रिसीव करेगा वो वापडा के लिए सेल होगी, हमारे लिए परचेज होगी या एक्सपेंस होगी? वापडा के लिए क्या होगी? सेल। तो वापडा उसको अपनी वीओएस कह देगा। नीचे आए, सप्लाई ऑफ गैस बाय, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम लिख लें, सुई गैस। सप्लाई ऑफ गैस बाय सुई गैस। तो जो सुई गैस वाले सेल करेंगे तो जो अमाउंट वो बिल में भेजेंगे वो उनके लिए सेल होगी, हमारे लिए परचेज होगी। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। अच्छा, आजकल वापडा ने ना कुछ लोगों को इजाजत दे दी हुई है, जैसे इजमीर सोसाइटी वाले हैं इधर लाहौर में, या और वो भी बिजली बना के अपने रिहायशियों को बेच रहे हैं। तो और लोगों को भी आजकल इजाजत दे दी हुई है ताकि इधर काम फैल जाए और वापडा पे लोड कम हो। तो जो भी बिजली सप्लाई कर रहा हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे वापडा वाले बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या करेंगे? वीओएस क्या होगी? अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनर्जी परचेज प्राइस। हम वापडा वालों से क्या करते हैं? एनर्जी परचेज करते हैं, और वो एनर्जी की परचेज प्राइस हम पे करते हैं, उनके लिए क्या बन जाती है? सेल बन जाती है। अच्छा, अब यार ये जो है ना, ये सारा ये रटा प्रोग्राम है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वापडा का न्यूमेरिकल तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्यों रटा प्रोग्राम है? बिल में मुख्तलिफ किस्म की चीजें फैक्ट्रीज को हुकूमत डाल के भेजती है। हमारे घरों में नहीं ये चीजें डलती बिल में। बिल में मुख्तलिफ किस्म की चीजें फैक्ट्रीज को हुकूमत डाल के भेजती है। वो अगर बिल में डाल के भेज दे तो कहा जा रहा है वो वीओएस में शामिल नहीं है। अब ये चार लफ्ज़ हैं, इनको जरा रट्टा आपने मारना है। कैपेसिटी परचेज प्राइस, एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम, एक्सेस बोनस। ये तीन अल्फाज हैं, इनको आपने रट्टा मारना है। ये वीओएस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। इनकी तफसील में अगर आप जाना चाहें तो वो वैसे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ फैक्ट्रीज वाले बिल जमा कराते हैं तो वो कहते हैं यार आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी माशाल्लाह इतनी है, थोड़ा ज्यादा बिल दे दें हमें। कुछ फैक्ट्रीज वालों को कहते हैं आपको एनर्जी जरा जल्दी दे देंगे और आपकी लाइट नहीं जाएगी तो थोड़ा ऊपर प्रीमियम दे दें, आप हमें ज्यादा पैसे दे दें। और कुछ फैक्ट्रीज वालों को ये लोग कहते हैं कि यार आप हमें बोनस वगैरह दें, बोनस आपके लिए खर्चा होगा, हमारे लिए एक्सपेंस, सॉरी आपके लिए एक्सपेंस होगा, हमारे लिए बोनस इनकम बन जाएगा, तो बोनस दे दें तो आपका बिजली का मीटर जरा जल्दी लगवा देंगे। तो ये बिजली के बिल के अलावा कोई ऊपर के खर्चे हैं, तो ये अगर वापडा वाले हमारे कंधों पे डालें तो ये वीओएस में शामिल। इस तरह की बात कल पड़ी थी, मोटरसाइकिल ₹1,00,000 का, उस पर 10,000 का इंटरेस्ट डाला था, तो मोटरसाइकिल कितने का बन गया था? 1,00,000। तो हमने कहा था टैक्स किस पे लगाएं? तो बस सीधी सी बात है, वापडा वालों जो तुम हमसे बिजली का बिल ले रहे हो उस पर टैक्स लगाओ। इसके अलावा अगर कोई इधर उधर की चीजें हमारे ऊपर डाल रहे हो तो उसको वीओएस के डेफिनेशन में शामिल नहीं करना। तो तीन लफ्जों को आपको रटा मारना पड़ेगा। आगे आए, इसी तरह ये कहानी इधर आई के को वैसे मना भी किया था, एक दो दफा मैं भी ईमेल कर चुका हूं, ये 2 पॉइंट्स इधर से निकाल दें आपके सिलेबस से। ऐसी अजीब सी चीजें डाली हुई हैं। हमारे जो मेन न्यूमेरिकल पोर्शन वाले हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आते हैं, वो जबरदस्त पॉइंट है। 1 आता है न्यूमेरिकल में, टिक कर लें। 2 न्यूमेरिकल्स में आता है, 3 न्यूमेरिकल्स में आता है, 4 आता है, 6 आता है न्यूमेरिकल्स में। बाकी तो थ्योरी में आते हैं जो आपको बाकी पॉइंट पढ़ाई जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, बस रट्टा मारना पड़ेगा। इन केस ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, टोटल अमाउंट बिल, जो हमें बिल आया है। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें बिल में डली हुई वीओएस में जाएंगी और कुछ चीजें बिल में डली हुई वीओएस में नहीं जाएंगी। अब अगेन आपको इनको रट्टा मारना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें वीओएस में जानी है, कौन सी नहीं जानी। पहले जो नहीं जानी वो मैं पढ़ लूं। लेट पेमेंट सरचार्ज, वो तो आपको पता है बिजली के बिल में कोई पेनल्टी वगैरह डाल के आ गई तो उस पे भी सेल्स टैक्स लगना चाहिए? नहीं, गैस के बिल में कोई पेनल्टी डाल के आ गई उस पे सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो सेल्स टैक्स पे सेल्स टैक्स कैसे लग सकता है? ये तो बार बार लिखा होता है ना, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, जो लफ्ज लिखा होता है। और क्या क्या चीजें बिल में डाल सकता है वो? प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
एंड नेचुरल गैस। इलेक्ट्रिसिटी उसने इसलिए लिख दिया कि बीच में कुछ ना पावर वाली कंपनीज का जिक्र भी कर दिया, थोड़ी सी रेपिटेशन टाइप कर दी उसने। तो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, रेंट। ओए होए होए होए, कई दफा ऐसा होता है कि आपको गैस जरा दूर जाके इलाके के अंदर चाहिए होती है, गैस वाले कहते हैं हम आपको गैस नहीं दे सकते। अब आप उन्हें क्या कहते हैं, यार आप पाइपें डाल दो, पाइपों का भी रेंट हमारे से ले लेना। अब आप बिल में गैस के पैसे भी पे कर रहे होते हैं, पाइपों का रेंट भी पे कर रहे होते हैं, इसको वीओएस में डाले गए लॉ में कह रहा है। कमीशन, कई दफा आप गैस वालों को कहते हैं जल्दी हमारा मीटर लगा दो, आपको कमीशन देते हैं, इसको भी फिर वो बिल में डाल के भेज देते हैं, इसको भी वीओएस की डेफिनेशन में डालेंगे। एंड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और अगर और कोई टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं उससे भी बिल में डालेंगे, और फिर जो प्राइस निकलेगी डेट विल बी कॉल्ड एज वीओएस। अब जरा याद कर लें जबानी जबानी तीन चीजें, रेंट, कमीशन, ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये डालना है। क्या नहीं डालना, लेट पेमेंट सरचार्ज और सेल्स टैक्स। ओके, ये पॉइंट एक्स डबल आई भी बिल्कुल वो जो इमरान खान के रॉ मटेरियल वाला पड़ा है ना, उसकी तरह का पॉइंट है। एक बंदे ने जनरल पब्लिक से गाड़ी खरीदी टूटी फूटी, मेरे आपसे टूटी फूटी गाड़ी खरीद ली और उसके पेच पुर्जे खोल के सारे जबरदस्त पेंट पूंट करके लश पश कर दी गाड़ी। तो वो अब क्या करे, 15 लाख में उसने गाड़ी खरीदी पुरानी टूटी फूटी हमारे से, और करके 20 लाख की बेच दी। बिल्कुल वो इमरान खान वाला सिनेरियो समझ लें जिस तरह उधर समझा था। तो अब 15 लाख वाली गाड़ी उसने लश पश करके 20 लाख पे बेच दी। उसने कितनी मेहनत की, 5 लाख की। उसने पाकिस्तान की चीजों में कितनी वैल्यू ऐड की, तो इट इज वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो अपनी वीओएस के ऊपर टैक्स जमा करवा देगा। पढ़ें, क्योंकि वो 15 लाख की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो जब गाड़ी कभी ओरिजिनली बनी होगी तो होंडा ने भी इस पे टैक्स लिया होगा, तो इसलिए ज्यादा बैकएंड पे आपने नहीं सोचना। पढ़ें, इफ अ पर्सन परचेज यूज्ड व्हीकल फ्रॉम मैंगो पीपल, इफ अ पर्सन परचेज यूज्ड व्हीकल फ्रॉम and sell it in the open market after lush push, after lushing pushing, आप पुश समझ लेंगे घर जाके, lush push and sell it in open market after lushing pushing, the difference between the sale and purchase price of vehicle। तो लिखें इसको, परचेज की इसने गाड़ी 15 लाख की और इसने लश पश करके सेल कर दी आफ्टर रेनोवेशन कहूं, आफ्टर ओवरहॉलिंग कहूं, आफ्टर ओवरहॉलिंग यानी पूरी गाड़ी को नया कर दिया। सेल आफ्टर ओवरहॉलिंग। परचेज कितने की 15 लाख की, सेल कितने की, कितनी वैल्यू एडिशन की, 5 लाख। ये वीओएस बन गई, नोट करें, ये भी न्यूमेरिकल्स में नहीं आता। ओके, अगली लाइन काट दें, वो तो ऐसी उसने लिखी हुई है, प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूएशन, द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल। ये भी काट दें ब्रैकेट वाला। इसको अपने समझने के लिए आप लिख लें कैसा, V.9 जैसे इमरान खान वाले पॉइंट जैसा, नहीं बाकी चीजों के लिए नहीं है। असल में गाड़ियों में कुछ लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था तो उनको हुकूमत ने पकड़ा बस। आगे चलें। ओए होए होए होए, ये डब्बों के लिए तो हमने रिटेल प्राइस का लफ्ज तय किया था। इन डब्बों के लिए हमने क्या 20 चीजें थी, शू क्रीम और ये और पॉलिश और पता नहीं बोतलें और बिस्किट, ये बिस्किट तो नहीं थे, इनके लिए हमने कौन सा प्राइस तय की थी, और बाकी सबके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन यार वैल्यू ऑफ सप्लाई में लाखों चीजें आती हैं। अब लॉ मेकर ने आ जाके ड्रॉप सीन किया और हमें भी बड़ा दुख हुआ कि हम इतने खुशी खुशी रिटेल प्राइस वाली चीजें अलग करके गए थे, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले अलग करके गए थे। इन द एंड आके कहता है यार वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये वाली चीजें भी डाल ही दो, और अगर आप इस रिटेल प्राइस को वीओएस कह दो तो कहता है मुझे कोई खास एतराज इस पे नहीं है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिटेल प्राइस का लफ्ज अलग रखेंगे ताकि हमें याद रहे वो 20 आइटम्स के लिए है। लेकिन इन द एंड आके कहते हैं वीओएस बताना चाह रहे हैं, वीओएस एक ब्रॉड डेफिनेशन है, अगर आप रिटेल प्राइस को भी इसमें डालना चाहो कहते हैं मुझे कोई एतराज वाली बात नहीं है। ये वही डेफिनेशन है रिटेल प्राइस की जो आपको ऊपर पढ़ाई थी रिटेल प्राइस में।
2-3 सफे पहले, उसी को रिपीट कर रहे हैं, पढ़े। इन केस ऑफ टैक्सेबल सेल विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स, नया लफ्ज डाल दिया, ये थोड़ा सा नया लफ्ज डाले, लेकिन यहां लिख लें थर्ड शेड्यूल का लफ्ज जरूर। इन केस ऑफ टैक्सेबल सेल विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स, ये जो इस पे 18.89 है, इसका नाम इसने रिटेल टैक्स रख दिया यहां पे, और ये जो प्राइस है इसका नाम रिटेल प्राइस, और इस पे टैक्स रिटेल टैक्स। तो इसकी प्राइस क्या है वो आपको पता है, इसकी वीओएस क्या है, द प्राइस विच सप्लायर विल चार्ज, बस वो पैसे जो दुकानदार हमसे लेता है, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन सेल्स टैक्स, ऐसे ही है ना। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिटेल टैक्स, रिटेल टैक्स वही जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं। तो प्राइस ऑफ गुड्स विच अ सेलर विल चार्ज, ये काट दें, ओके। तो प्राइस विच सेलर विल चार्ज फ्रॉम बायर इज वीओएस। एक पॉइंट रह गया वो देख लें यार, पॉइंट नंबर वी ट्रिपल आई, वी ट्रिपल आई, इसकी मिसाल लिखें यहां पे, होंडा कार्स, ये मैंने एक जो पॉइंट रह गया था उसकी मिसाल लिखवाने ट्रिपल आई, होंडा कार्स प्रोवाइडेड स्लैश गेव लेदर शीट्स टू इमरान खान, होंडा कार प्रोवाइडेड लेदर शीट्स टू इमरान खान। एक नई बात लिखें फुल स्टॉप के बाद, लेदर शीट्स आर एग्जेम्प्ट, लेदर शीट्स आर एग्जेम्प्ट। Imran Khan converted them in leather laptop bags. Imran Khan converted them in leather laptop bags. होंडा तुम पागल हो, लेदर बैग बेचा करोगे? हाँ यार हमारे पास पैसे पड़े थे, हमने सोचा लेदर बैग भी बेच दिया करें यार, अच्छे भले लोगों गाड़ियां बेचो, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारी मर्जी, चलो ठीक है। अच्छा अब लिखें उसकी प्राइस, लेदर शीट्स वर ऑफ 3000 एंड लेदर बैग्स आर ऑफ 4000, लेदर शीट्स वर ऑफ 3000 एंड लेदर बैग्स आर ऑफ 4000। यहां बताएं इमरान खान ने कितनी वैल्यू ऐड की है, अगेन 1000 की, क्योंकि डाटा मैंने वही रखा है, कितनी वैल्यू ऐड की है 1000 की। लेकिन यहां लॉ मेकर थोड़ा सा पता नहीं क्यों कंजूस बन गया यार, एक लफ्ज मैंने इस सवाल में नया लिखवाया है, क्या लेदर शीट्स माफ हैं। अच्छा एक बात सुने, पाकिस्तान में ना कुछ चीजें माफ हैं, ये आने वाले दिनों में मैं आपको क्लियर करूंगा, इसकी कुछ मिसालें दूंगा, 2-3 मिसालें आपको अभी बैठे बैठे दे देता हूं। पाकिस्तान में कौन कौन सी चीजों पर टैक्स नहीं लगता? पाकिस्तान के अंदर जो है वो बकरे बेचने पर टैक्स नहीं लगता, ये मैंने आपको आने वाले दिनों में बड़ी इससे पहले ही पढ़ा देना है कि लाख का बकरा 1,15,000 का नहीं मिलेगा, क्योंकि बकरे एग्जेम्प्ट हैं, चाहे दुकानदार करोड़ों बकरे बेच दे। अंडे माफ हैं, रोटी जो तंदूर पे मिलती है वो माफ है। एक पूरी लिस्ट है हमारे सिलेबस में, वो है 6th शेड्यूल, 3rd नहीं, 4th नहीं, 5th नहीं, 3rd नहीं, 6th शेड्यूल। तो वहां हम एक लिस्ट पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें पाकिस्तान में माफ हैं, जिन पे हुकूमत टैक्स ही लगाने नहीं चाहिए। उनमें एक चीज क्या है, लेदर शीट्स, वो भी क्या है, माफ है। लेदर शीट्स माफ है, लेकिन जिस बैग का पार्ट बनी वो बैग हुकूमत कहती है टैक्सेबल है। अब किसी ने पूछा वो जो इसके अंदर शीट्स हैं वो स्टिल माफ रहेंगी? नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, अब अगर शीट्स लेदर बैग में आपने कन्वर्ट कर दी तो हम इसको माफ नहीं कर सकते, अब पूरा बैग टैक्सेबल है। तो मोहतरम ऐसी सूरत में हुकूमत इस बंदे पे जुल्म करेगी और 3000 में जो 1000 की वैल्यू ऐड किया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि पूरे 4000 के बैग पे ही टैक्स लग जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से शीट्स पे कहीं टैक्स पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि शीट्स क्या थी, एग्जेम्प्ट। लेकिन ये बड़ा बैड लॉ है कि अगर एग्जेम्प्ट चीज को फिनिश गुड में कन्वर्ट करो और फिनिश गुड क्या बन जाए,
टैक्सेबल, तो लॉ कहता है पूरी फिनिश गुड्स पे टैक्स लगा दो, फिर वैल्यू एडिशन जो इमरान ने 1000 की किया उसे इग्नोर कर दो। पढ़ें, इधर लिख लें VOS इज 4000। पढ़ें जरा जालिमाना पॉइंट, VIII। इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल कौन सी होती है, ब्रैकेट में देखिए बताएं। इफ एग्जेम्प्ट गुड्स आर सप्लाइड टू इमरान खान, इमरान खान रजिस्टर्ड होगा ना, उसकी फैक्ट्री होगी। इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड टू इमरान खान फॉर प्रोसेसिंग इनटू लेदर बैग्स, इनकी प्रोसेसिंग कर दो किसमें, लेदर बैग्स में, देन EN वाला होगा, AN वाला, EN, देन VOS विल बी, ये देखिएगा सांप, देन VOS विल बी मार्केट प्राइस ऑफ बैग्स, देन VOS विल बी मार्केट प्राइस ऑफ बैग्स। प्रोसेसिंग क्या लिखें, इनटू लेदर बैग्स, then VOS will be market price of bags। आगे आगे आ जाइए डब्बे के नीचे। The board may fix the value of any imported goods or taxable sales। The board may fix the value of any imported goods or taxable sale। लिखें, होंडा 30 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं, बोर्ड चाहे, लिखो ना, होंडा 30 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं, तो बोर्ड चाहे तो कह दे इसकी वैल्यू हम 40 लाख फिक्स करते हैं। अब भाई क्या करना पड़ेगा आपको, टैक्स किस पे देना पड़ेगा? होंडा वाले रोते रहेंगे हम 30 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं, होंडा 30 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं, बोर्ड कह देगा हम इसकी वैल्यू 40 लाख पे फिक्स करते हैं। अब VOS 40 बन जाएगी, क्योंकि किसने प्राइस फिक्स कर दी है, बोर्ड ने। ये जबरदस्ती फिक्स किया, ये जुल्म किया होंडा पे। होंडा कहता है 30 लाख की गाड़ी मैंने 30 लाख की बेचनी है, उसने कहा नहीं, टैक्स तुम किस पे दो, पढ़ें, द बोर्ड में फिक्स, दिल चाहे फिक्स कर दे, वैल्यू ऑफ एनी टैक्सेबल सेल, एंड मे फिक्स डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट क्लासेस, सिटी की अलग, सिविक की अलग, बोर्ड की मर्जी है। अगली बात सुने, बाद में पता चला होंडा ने खुद ही गाड़ी 42 लाख की बेचनी शुरू कर दिया है, बोर्ड कहता है कोई नहीं, फिर तुम्हारी वाली प्राइस चला दो, फिर मैंने जो फिक्स किया है 40 उसको भूल जाओ, फिर तुम्हारे वाली प्राइस सही है। अगली लाइन पढ़ें, इफ सेल इज मेड एट अ हायर प्राइस देन फिक्स्ड बाय बोर्ड, द वैल्यू शैल बी द एक्चुअल प्राइस, फिर एक्चुअल प्राइस। अच्छा मुझे बताएं, फिर होंडा ने सेल कितने पे की, 42 पे, बोर्ड ने कितनी फिक्स की थी, 40, अब VOS कितनी होगी, 42। ये आगे काट दें ये मिसाल। ले जी, हमारा मेन सेक्शन आ गया, सेक्शन स्कोप, डेफिनेशंस हम पढ़े थे इतने दिनों से, डेफिनेशंस तो खत्म हुई, हमारा मेन सेक्शन आ गया स्कोप ऑफ टैक्स, सेक्शन 3। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, होंडा हुकूमत के खजाने में कब किस किस पॉइंट पे टैक्स जमा कराएगी? होंडा हुकूमत के खजाने में किस किस पॉइंट पे टैक्स जमा करवाएगी? बच्चे कहते हैं परचेज और सेल पे टैक्स जमा कराएगी हुकूमत के खजाने में, बिल्कुल गलत है, सिर्फ सेल पे टैक्स जमा कराएगी और इंपोर्ट पे, परचेज पे टैक्स जमा नहीं कराएगी होंडा हुकूमत को। होंडा हुकूमत को कम से कम हुकूमत के खजाने में परचेज पे टैक्स जमा नहीं कराएगी। सुनते जाइएगा, होंडा ने इंजन इंपोर्ट किया, हुकूमत को टैक्स जमा कराएगी, बिल्कुल। जैसे इंजन मंगवाएगी तो हुकूमत कहेगी वैल्यू ऐड होगी चीजों में, चलो तुम टैक्स दो। इंपोर्ट हो गया इंजन, खाली इंजन से तो गाड़ी नहीं बननी, तो इंजन जैसे ही खरीदा होंडा ने तो हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा,
करवाएगी। फिर सोचा टायर खरीदें, जनरल टायर के पास गए, टायर खरीदे, 1,17,000 दिए, 17,000 जनरल टायर के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, आगे वो जमा कराएगा हुकूमत को। मेरा सवाल आपसे था, हुकूमत के खजाने में होंडा ने कब जमा कराने हैं पैसे? सवाल आप दोबारा सुन लें, होंडा ने हुकूमत के खजाने में कब कब पैसे जमा करवाने हैं? इंजन इंपोर्ट किया तो पैसे जमा करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। होंडा ने इंपोर्ट किया, होंडा जमा करवाएगा हुकूमत के खजाने में। टायर परचेज किए, होंडा हुकूमत के खजाने में पैसे जमा कराएगा या 1,17,000 जनरल टायर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? फिर जनरल टायर हुकूमत को दे देगा। इसके बाद टायर इंजन वगैरह मिलके क्या बन जाएगी? गाड़ी। जब गाड़ी बन जाएगी तो 30 लाख वाली गाड़ी सरासिर को 35,10,000 की बेचेंगे, 5,10,000 होंडा की जेब में आएंगे, ये अपने पास रखेगा या हुकूमत को जमा करवाएगा? इनपुट वगैरह माइनस करके कराए वो छोड़े बात, ये 5,10,000 किसको जमा करवाएगा? हुकूमत को जमा करवाएगा। तो बताएं जी किस किस स्टेज पे टैक्स पे होता है? सेल की स्टेज पे और इंपोर्ट की स्टेज पे। परचेज की स्टेज पे हम हुकूमत के खजाने में कम से कम जमा नहीं कराते, हम जमा तो कराते हैं टैक्स, लेकिन हुकूमत के खजाने में जमा नहीं कराते। तो मेरा सवाल क्या था, हुकूमत के खजाने में कब तक जाना? तो इसको अंडरलाइन करें सेल और इसको अंडरलाइन करें इंपोर्ट, डबल अंडरलाइन कर लेना। टैक्सेबल सेल से मुराद सेल। अच्छा, ये एक आने वाले दिनों में चीज पढ़नी है, सेल पे कब टैक्स जमा कराना और इंपोर्ट पे कब? इंपोर्ट पे तो इंपोर्ट करते ही टैक्स जमा करा दें, सेल पे कब कराएं? जनवरी में 35,10,000 की गाड़ियां बेचते रहे, काफी सारे 5,10,000 जमा हो जाएंगे जनवरी में, फिर फरवरी का वेट करें, 15 फरवरी को हुकूमत के खजाने में जाके जमा करवा दें। ये आने वाले दिनों में बात पढ़ेंगे। तो किस किस ने टैक्स जमा कराना होता है हुकूमत के खजाने में? इंपोर्टर ने और सेलर ने। बायर ने हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा नहीं कराना होता, वो तो जनरल टायर को जमा करवाएंगे। आप पढ़ें जी। अल्लाह अकबर, सेल्स टैक्स का रेट दिया हुआ है यार, रेट पता चल गया आज हमें। सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज एट 17%, स्कोप ऑफ टैक्स। याद नहीं करना आपने, पेपर में दिया होता है 17% दिया होता है, याद हो गया? ओहो, ऐसी इतनी मेहनत लगाई, कुछ और कर लेते। बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, दुआ कनूत नहीं आती, पता नहीं क्या पढ़े होते हैं दुआ कनूत की जगह। बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, नमाज जनाजा नहीं आती, वालिद का जनाजा सामने खड़ा होता है, नमाज जनाजा नहीं आती। Sales tax shall be charged at the rate of 17% of value of sale. Of value of sale. Value of sale 30 लाख है ना, 30 लाख पे फिर रेट लग जाएगा 5,10,000। मेड बाय होंडा लिखे ना, मेड बाय होंडा ड्यूरिंग एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी लिखे मैन्युफैक्चरिंग। टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है हमने, वीओएस की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। और आगे बढ़ें। सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 17% ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, इंजन इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। ये काट दें, आप पढ़ें। irrespective of final destination of Pakistan in Pakistan, irrespective of final destination in Pakistan का मतलब क्या है? और किसी भी सूबे में ले जाओ, कोई मसला नहीं, इंपोर्ट करो बस, सही इंपोर्ट करके टैक्स जमा करा दो, फिर लेके जिस मर्जी सूबे में चले जाओ, कोई मसला नहीं। तो ऐसे ही तंग करने के लिए लाइन डाली। ओके यार, ये तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ 3%, इसका नाम क्या है? फर्दर टैक्स। जरा देखें ये किन किन लोगों पे लगता है। अगला सवाल। एक बंदा है, क्या बेचता है? तारें बेचता है। उसकी दुकान पे सुबह 9 बजे डॉलेंस वाले आए, हमें एसी में लगाने के लिए तारें दे दो, 100 वाली तारें 117 की दे दें। अब आराम से दुकानदार कुरान पढ़ता रहा बैठ के। 10 बजे एक बंदा फिर होगा आ गया, दुकानदार के लिए तो आसान होता है। 10 बजे एक और बंदा और आ गया, आजकल तो मोबाइल है ना, गेम खेलते रहते हैं बेचारे। तो 10 बजे एक और बंदा आ गया। 10 बजे एक बंदा आया, उसने कहा कि मोहतरम मेरी पिछली गली में फैक्ट्री है। किताब पे अपनी देखिएगा, यहां से ही नजर नहीं आ रहा होगा, डायग्राम हल्की बनी हुई है। मेरी पिछली गली में मैं वहां टेप रिकॉर्डर बनाता हूं, मेरे 13 एम्प्लॉइज हैं, मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड हूं, लेकिन अभी तक मैंने 2 नंबरी की हुई है, अपने आप को रजिस्टर। हमने कहा यार फिर भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो बता। कहते हैं नहीं यार नहीं
करवा रहा मैं अपने आप को रजिस्टर, इसलिए तो पिछली गली में मैंने दुकान खोली हुई है। तो पिछली गली में मेरी फैक्ट्री है, लेकिन मैं अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। मैं कॉटेज इंडस्ट्री नहीं हूँ, मैं बिग इंडस्ट्री हूँ। तो हम उसे 100 वाली तारें 120 की बेचेंगे। 17 जमा 3, इसमें 3 क्या डालेंगे? फर्दर टैक्स। थोड़ी देर बाद मेन गली के अंदर एक फैक्ट्री थी, मेन गली में हमारे साथ ही कोई फैक्ट्री थी। उधर से एक बंदा आया, वो बल्ब बनाता था, उसके एम्प्लॉयज कितने थे? तो वो कौन सी इंडस्ट्री थी? छोटी सी इंडस्ट्री थी। ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ये क्यों नहीं लिखा हुआ? यहां लिखा होना चाहिए था, नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। नॉट लायबल टू बी, आगे खुद ही पूरा कर लें, नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ये तो छोटी सी इंडस्ट्री है, ही इज नॉट लायबल। ये तो लायबल था बट नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन बुरा बंदा था यार। इससे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, नहीं दे रहा ये। हमने कहा यार अपना सीएस रजिस्ट्रेशन नंबर दो, कहते हैं नहीं है यार मेरे पास। तो क्या कहें, इसे बनवा के लाओ। क्यों? लायबल ही नहीं है। आप इसे 100 वाली तारें कितने की बेच दें? 117 की। 100 की नहीं बेचनी, इतनी लुटनी बची हुई। 117 की बेचनी है, सेल्स टैक्स लगा के बेचना है। वो तो ऊपर की एक सजा है 3। अच्छा आगे चलें। ये तारे हैं, बकरा है? तारे हैं। वो तो मैंने सुबह सुबह बताया था बकरा एग्जाम्प्ट है, तो तारे हैं, तारे टैक्सेबल हैं, बेचें। ओके आगे चलें। आप लोग तो फिर पता क्या कहेंगे? आप तो ये भी कहेंगे होंडा ने डॉलर्स को गाड़ी बेची 30 लाख वाली, चले 30 में ही बेच दें। और नहीं यार, रजिस्टर्ड बंदे से 17 लेना होता है, वो जो बुरे बंदे से 17 जमा 3 लेना होता है। अच्छा जी, तो दुकानदार है, दुकानदार के पास सुबह 9 बजे बंदा आया, दुकानदार कितने की चीजें बेचेगा? 117 की। ये 10 बजे बंदा आया, इसको कितने की बेचेगा? 120 की। ये जो छोटी सी इंडस्ट्री वाला आया था, इसने भी अपने आप को अनरजिस्टर्ड रखा हुआ था, लेकिन खैर है, इसको आप कितने की बेच देंगे? 100। थोड़ी देर बाद आ गए सरासर। ये तो फिर हमारी मिसाल पूरी नहीं होती ना, वरना अगर ये मिसाल ना दे तो। थोड़ी देर बाद आगे सरासिफ, भाई तारें चाहिए। बंदे ने कहा भाई रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मोहतरम, भाई गाड़ी शाड़ी पे आए हैं आप लोग, लाश पश तैयार हुए हैं और पूरा रान आपने रोस्ट करा के गाड़ी में रखी हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। सरासिफ ने कहा हो मैन, एज पर रूल 4 ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स, आई एम नॉट अ चरर, आई एम नॉट अ रिटेलर, आई एम नॉट इंपोर्टर, आई एम नॉट होलसेलर, आई एम नॉट dealer, I'm not distributor, I'm not person collecting tax, I'm not commercial exporter, man, I'm not liable to be registered। उसने कहा उर्दू में बता दें आप क्या कह रहे थे, आप क्या फरमा रहे थे? सर ने कहा तो तारा दे जा, चल चल काम कर अपना, पूरा पैकेट तारों का दे दे, घर में थोड़ा मसला पड़ा हुआ है, इधर उधर जो है वो मसला पड़ा हुआ है, तारें खराब हो गई हैं, रात को लाइट गई थी तो मसला हो गया था, तो वो तारें मैंने नहीं लगानी है। तो मोहतरम सरासिफ इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ये देख लें, कोई पॉइंट नहीं आप इन पे लगा सकते। तो ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ऐसे लोगों को कहते हैं एंड कंज्यूमर। क्या कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल करनी है और फिर इस्तेमाल के बाद अगर खराब होगी तो फेंक देनी है। लेकिन डॉलेंस तो एंड कंज्यूमर नहीं था, उसने तो एसी में लगा के एसी बेचने थे। ये जो टेप रिकॉर्डर वाला था, ये तो एंड कंज्यूमर नहीं था, इसने टेप रिकॉर्डर में तारें लगा के टेप रिकॉर्डर बेचने थे, इसने तो फिर आगे और बेचनी थी। ये बल्ब वाला तो एंड कंज्यूमर नहीं था, इसने ये तो बल्ब में लगा के तारें फिर आगे बल्ब बेचने थे। सरासिफ इसलिए एंड कंज्यूमर है कि इन्होंने घर में इस्तेमाल करनी है। थोड़ी देर बाद राइस कॉलेज वाले चले गए, भाई हमें भी तारें चाहिए, एसी की तार खराब हो गई है। तो राइस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, नॉट अ रिटेलर, नॉट अ डीलर, नॉट अ होलसेलर। राइस इज ऑल्सो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो राइस ने अपने आप को अनरजिस्टर्ड इसलिए रखा हुआ है कि राइस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना बाइंडिंग ही नहीं है, तो इसलिए राइस को भी ये तारें कितने की बेचेंगे। और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल वाले आ गए, यार एक्सरे मशीन की तार खराब हो गई, जरा तार देना। तो ठीक है, उसको 17 की भेज दें, कोई मसला नहीं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले आए हैं, तार उसको भेज दें 117 की, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि आगे उन्होंने तारें किसी को बेचनी नहीं है, उन्होंने क्या करना है? इस्तेमाल करनी है। और इस्तेमाल और हॉस्पिटल्स जो है, हमने कोई नहीं पढ़ा अभी लायबल टू बी रजिस्टर्ड ना। हॉस्पिटल होलसेलर है, डीलर है, ना मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है। ये क्यों था लायबल टू बी रजिस्टर्ड? मैन्युफैक्चरर था और बड़ी इंडस्ट्री था। तो याद रखिएगा, एंड कंज्यूमर जो मैं और आप दुकान पे जाते हैं ना, तो हमारे पे भी 3% नहीं ले सकते लोग, हमसे सिर्फ कितना टैक्स ले सकते हैं? 117। हम बुरे बच्चे नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मजे की बात, इन तीनों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा अपना, ना इनके पास होगा, ना इनके पास होगा, ना उनके पास होगा। लेकिन पनिशमेंट सिर्फ
उनको देंगे। कंक्लूजन, वही वायर सेलर विल ओनली चार्ज फर्दर टैक्स इन सेकेंड, बस सेकेंड सिनेरियो में आपने जो है वो बेचनी है चीजें। पढ़ लें यार पेज 444, फर्दर टैक्स where taxable sales are made to a person who has not obtained registration। सरासर के लिए तो obtain करना जरूरी नहीं है, कौन obtain करना भूला हुआ है, जरा नीचे जाके देखें कौन भूला हुआ है obtain करना, obtain करनी थी लेकिन नहीं की हुई, 13 एम्प्लॉइज वाला। तो where taxable sales are made to a person जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई, a further tax shall be charged at the rate of 3% in addition to 17। अच्छा, ये जब पॉइंट आया तो लोगों ने बड़ा रोला डाला था, तो फिर हुकूमत ने थोड़ा रिलैक्स कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सेल ऑन विच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज्ड। ये एसआरओ होता है हुकूमत का एक नोटिफिकेशन, ये किसी चीज की एब्रीविएशन है, गूगल पे देख लीजिएगा, लेकिन टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत का एक नोटिफिकेशन होता है। तो एक एसआरओ हुकूमत का आ चुका है जिसमें हुकूमत ने ना कोई 12 लोगों को रिलैक्स कर दिया हुआ है कि अगर ये बुरे लोग भी हैं तो इनको 100 वाली चीज 117 की ही बेच दो, इनको 120 की मत बेचो। अगर बुरे लोग भी हैं तो कोई मसला नहीं, इनको 100 वाली चीज कितने की बेच दो, 117 की। यार आप ये 12 याद, अल्लाह ही भला करे आई कैप को, अल्लाह ही पूछे आई कैप से, ये पता नहीं क्यों एक दफा इसने पेपर में दे दिए थे, लेकिन 2-3 नंबर का आया था। तो मैं कुछ हाईलाइट करा देता हूँ, बस उतने याद कर लीजिएगा, बाकी क्या करना है आपने। फर्टिलाइजर तो सबसे पहले लिख के आइएगा ना। तो सेकेंड हैंड वोन क्लोथिंग ये लिखाइएगा, ये भी याद हो जाएगा आपको। आइटम लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल, यार इन पे तो 3% लग ही नहीं सकता ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट डब्बे पे लिखा हुआ है, तो इन पे तो 3% लग ही नहीं सकता। फर्दर ये अलग अलग करके लिखाइएगा, मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, ये अलग अलग करके लिखाइएगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना, खैर है, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं, अब आप ऊपर से कंपेयर करेंगे और ये चीज़ों की डिटेल भी नहीं है हमारे सिलेबस में। सप्लाई ऑफ स्टील मेल्टर्स, री रोलर्स, ये भी अलग अलग लिखाइएगा। शिप ब्रेकर अलग लिखाइएगा पॉइंट करके। तो ये क्रिस्टलाइन शुगर भी कुछ याद कर लें, लेकिन चिट्टी वाली, ब्राउन शुगर नहीं। बस ये कुछ कोशिश कर लें, अगर आइटम याद रह जाते हैं। आगे चलें जी। कैपेसिटी टैक्स बोलें, कैपेसिटी टैक्स। अच्छा भाई, ये कैपेसिटी टैक्स क्या चीज है, जरा सोच के आपने बताना है। एक प्लांट है, उससे आपने 100 गाड़ियां बनाई, लेकिन 120 बना सकते थे, तो हुकूमत जुल्म करके क्या कह देगी, 100। दैट इज कॉल्ड एज जालिमाना कैपेसिटी टैक्स। पढ़ें, फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन, एक शेड्यूल बन चुका हुआ है, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो किताब में भी नहीं दिया हुआ, एक शेड्यूल बन चुका हुआ है, जिस शेड्यूल का क्या नाम है, टैक्स शैल बी लगा ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट रादर देन सेल। हमने तो पढ़ा था ना, सेल पे 17 लगता है। अच्छा, मैंने आपको क्या मिसाल दी है, सेल कितनी गाड़ियां की हैं इसने, 100, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 120 की। तो टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 120 गाड़ी पे। थ्योरी की हद तक ये बात याद रखनी है। ये क्या है, ये लोग ना हुकूमत के पास चले गए थे, फिर हुकूमत ने इनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया। हुकूमत ने कहा यार मुकमुका कर लो, कोई फिक्स्ड अमाउंट तय कर लेते हैं, फिक्स्ड बेसिस कर लेते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा तकलीफ दे रही है तो फिक्स्ड बेसिस तय कर लेते हैं। तो 100 और 120 के दरमियान मुकमुका हो गया था इनका 105 या 6 यूनिट्स के ऊपर, कि यार 105 यूनिट फिक्स कर लो हुकूमत, हमारे प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी ना देखा करो, इतनी लेबर हमारे पास है नहीं कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना सकें, तो हम इतनी चीजें नहीं बना सकते, खुदा के लिए हमारे पे जुल्म ना करो, कोई बात फिक्स कर लो। तो फिक्स है, बीच में मुकमुका कर लेना, जिसे आप कहते हैं तय कर लेते हैं मैं और आप आपस में बात। तो हुकूमत के साथ इन्होंने तय कर लिया, 105-6 पे हमें छोड़ दिया करो। मिसाल दे रहा हूँ, 105-6 चीजें हम बनाएं या ना बनाएं उसको छोड़ो, तुम 105 चीजों पे हमसे टैक्स ले लिया करो बस। वो उसने डिस्कशन नहीं किया, मुझे पता था तो वो सिनेरियो पूछेगा जो लॉ ने डिस्कस नहीं किया। मैं कल बड़ा सोचता रहा आप कौन कौन से सवाल पूछते हो और आपकी नेचर क्या होती है सवालों की, क्लास से जाने के बाद। तो कोई नहीं पूछेगा, पॉइंट मैं बता दिया करूंगा कौन सा आप बाहर का सवाल पूछ रहे हो।
2A, ये डब्बा सामने रख के 2A पढ़ ले। मैंने पकड़ा हुआ, आप 2A पढ़े बस। जी कोई चीज ऐसी जो समझ ना आई हो। फॉर सप्लाईज एंड इंपोर्ट स्पेसिफाइड इन टैक्स शैल बी चार्जेस 17% ऑफ द रिटेल प्राइस एंड सेल्स टैक्स शैल बी एलिजिबली, यानी नजर आएगा प्रोमिनेंटली, बड़ा बड़ा करके, इनडेलिबली, ऐसे लिखना कि मिट ना सके, कोई आपने टेप नहीं लगा देनी कि वो उतार ले कोई, इनडेलिबली खोद के आपने ऐसे या प्रिंट कराने, और इम्बोस्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर ऑन ईच आर्टिकल, हर डब्बे, each article, each packet, container, package, label. Federal government can exclude or include any items from. यार फिलहाल कितनी चीजें हैं इस वक्त थर्ड शेड्यूल में? 20 हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इनमें से चीजें निकाल भी सकती है और इनमें चीजें डाल भी सकती है। ओके, आगे आए। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, कौन से रेट ऑफ टैक्स? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब एनी हायर और लोअर रेट। आजकल रेट क्या चल रहा है? 17%, हायर रेट 22%, लोअर रेट 6%। जो मर्जी लिखूं मैं, मेरी मर्जी, आप भी जो मर्जी लिख लें, दिल चाह रहे 22 की जगह 23 लिख लें। फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो हायर या लोअर रेट लगा सकती है फॉर ऑल गुड्स, किसी के लिए अगर हुकूमत का दिल चाहे। ये कौन सी पावर है हुकूमत के पास? स्पेशल पावर है कि स्पेशल रेट लगा दे। ये स्पेशल पावर एक नीचे भी लफ्ज यूज हुए, यहां स्पेशल रेट को हाईलाइट कर लें, तो स्पेशल रेट हुकूमत बता सकती है किसी के लिए। ओके, जी भाई, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूं कि सेल्स टैक्स पे करना किसकी लायबिलिटी है। मुझे पता है कल संडे है, मुझे पढ़ाने दे, मैंने ये लाइनें पढ़ानी है, न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करने दो, वरना इधर ही हम लगे रहेंगे। अच्छा जी, सेल्स टैक्स जमा कराना बोले किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की जिम्मेदारी है। अच्छा, और इंपोर्टर की। ये पढ़ लें। फॉलोइंग पर्संस आर लायबल टू पे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ कार्स। लिखें, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ कार्स। मैंने लिखता तो आप लोग भी नहीं लिखते। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ द पर्सन मेकिंग द सेल। कौन? होंडा। तो 5,10,000 हुकूमत तक पहुंचाना होंडा की जिम्मेदारी है। एंड इन केस ऑफ इंजन इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, द पर्सन इंपोर्टिंग द इंजन, जो बंदा क्या इंपोर्ट कर रहा है? इंजन इंपोर्ट कर रहा है। क्लियर? ये बात पढ़ के जरा अपना सर पकड़ लें। अगली बात, दो बंदों ने पकड़े सर अभी, एक बाल से ही करने लग गया, दूसरा भी बाल से ही करने लग गया, मुंह पकड़ लिया उसने। The board may specify goods where person receiving sale is liable to pay tax. Where person receiving sale is liable to pay tax. सुनिएगा, हुकूमत ने पूछा सरा से किधर जा रहे हैं? सरासिफ ने कहा चुप, 35,10,000 जेब में डाल के जा रहा हूं, आज मेरे साथ चलने दो। तो सरासिफ ने मोटरसाइकिल पे कमिश्नर को बिठा लिया, तो गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो 35,10,000 जेब में डाल के घूम घूम करके होंडा के दफ्तर जा रहे हैं। जैसे ही होंडा के दफ्तर जाने लगे, कमिश्नर ने कहा यार 5,10,000 मुझे इधर ही दे दे, मैं FBI जा रहा हूं, ले जाता हूं, 5,10,000 मुझे दे दे, और होंडा से मैं बात कर लूंगा, उनको जाके कितना दे दे? 30 लाख दे दे। उनको कितना दे दे? उनको गाड़ी के पैसे दे, 5,10,000 मुझे ही दे दे, तो रिलैक्स है। तो सरासे से उसने 5,10,000 बारों बार ले लिए और हुकूमत के खजाने में पैसे पहुंच गए। ऐसा कब होता होगा? जरा सोच के बताएं, ऐसा कब होता होगा? हाँ, एक्सेलेंट। जब कभी होंडा के बारे में ना कमिश्नर को डाउट्स क्रिएट होने लग जाते होंगे, होंडा के बारे में हुकूमत को डाउट
होता होगा यार ये गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर देंगे, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। तो कभी कभी ये लफ्ज लिखा हुआ है स्पेसिफाई गुड्स, गिनी चुनी गुड्स में ये रूल है या जनरल रूल पढ़ा रहा हूं? गिनी चुनी गुड्स में ये रूल है, सारी गुड्स के लिए नहीं है। मे स्पेसिफाई गुड्स बताएगी अगर किसी चीजों में ऐसा करना है। वेयर द पर्सन रिसीविंग द सेल इज लायबल टू पे द सेल्स टैक्स। लिखें, अगर हुकूमत कह दे तो 5,10,000, अगर हुकूमत कह दे तो 5,10,000 सरासिफ ये लिख लें, सरासिफ बारोबार। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? आउटसाइड? नहीं, आउट टू आउट, आउट टू आउट, बारोबार के कह रहे हैं, आउट टू आउट कहते हैं। तो ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, लग ही रहा है वैसे। तो अगर हुकूमत वाले कह दें, पता नहीं क्या कह रहे थे हुकूमत वाले, बताओ बेटा क्या लिखा आपने? आप बड़े शौक से लिखते हो। हाँ हाँ, अगर गवर्नमेंट कहते तो सरासिफ 5,10,000 बारोबार FBR को दे जाएंगे। लेकिन एक मिनट, मैं सवाल ले रहा हूं आपका, लेकिन एक मिनट, यहां लिख लें एक्सेप्शन, ये जनरल रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। जी बात पूछें। वो फिर ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये हमारे खजाने में इसके हिसाब से गया तो आप माइनस करने दें। हाँ ओके, आगे लिखिए जी, 0.5 के आगे एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा फर्दर नहीं, कौन सा? एक्स्ट्रा टैक्स ऑन डेंजरस गुड्स, ऑन डेंजरस गुड्स। अब आप अपनी आंखें बंद करके सोच लें जो जो चीज आपको डेंजरस लगती है। तो कोई डेंजरस गुड्स की मिसाल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं दे रहा। फेडरल गवर्नमेंट में कलेक्ट टैक्स एट एक्स्ट्रा रेट इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। ये मैंने दूसरी क्लास में नोट किया था, यही मैं आपको दिखा देता हूं। नॉर्मल कितने? एक्स्ट्रा लगा सकती है हुकूमत, तो टोटल टैक्स सिगरेट पे कितना बन गया? ऐसे ही समझाने के लिए बात कर रहा हूं। नॉर्मल टैक्स एक्स्ट्रा टोटल, नॉर्मल कितना? एक्स्ट्रा टोटल, नॉर्मल कितना? एक्स्ट्रा टोटल। इसकी इजाजत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, लुट्टी मच जाएगी। डबल से भी ज्यादा टैक्स आपने लगा दिया, आप जान ले रहे हैं लोगों की, यार लोगों ने चीजें भी खरीदनी है, चलो डेंजरस ही है, खरीदनी तो है ना, तो जिसने भी खरीदनी है आप उसकी जान ना लेना। तो एक्स्ट्रा कितना है? इधर 5, इधर 16, इधर 17, लेकिन 17 की मैक्सिमम लिमिट क्या है? सॉरी, एक्स्ट्रा की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 17, यानी डबल नहीं कर सकते, डबल से ज्यादा टैक्स नहीं कर सकते आप, ये नोट कर लें। ओके, चलें जी। फेडरल गवर्नमेंट में कलेक्ट टैक्स है। अच्छा, इसमें एक बात सुन लें, इसमें एक बात सुन लें, अगर ये फिर डेंजरस गुड्स है ना, तो ये भी आएगा तो इसको 134 ही देने पड़ेंगे। फिर ये नहीं कि रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड वाला कोई चक्कर है। फिर जब एक्स्ट्रा, ये फर्दर नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, तो फिर इसको देने पड़ेंगे 134, या अगर एक्स्ट्रा का रेट 5% है तो इसको 122 देने पड़ेंगे। फिर सब लोगों को ही उसी एम्बेड के अंदर आना पड़ेगा। ओके, वापस आए, और अगर फर्दर भी उसका बनता हुआ तो वो अलग से दे दे, फिर वो लिमिट जा सकती है, क्योंकि इधर देखिए लाइन लिखी हुई है, द टैक्स चार्ज्ड हियर शैल नॉट एक्सीड 17। हियर कौन सा वाला है? एक्स्ट्रा, वो 17 से बढ़ नहीं सकता। The tax charged here
shall not exceed 17% of value, इसलिए हमने 34 तक लेके गए हैं टोटल को। जब एक्स्ट्रा 17 पड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 34। द फेडरल गवर्नमेंट विल आल्सो स्पेसिफाई मोड, इसको काट दें। ओके अच्छा यार, ये 6 और 8 आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई पॉइंट हुआ मैं आपको कल बता दूंगा। तो ठीक है, 3B पढ़ के हम क्लोज करते हैं। ये इंटरेस्टिंग सी बात थी, इसलिए क्लास के एंड पे रखी हुई है और आप बड़ा एंजॉय करेंगे। एक कस्टमर दुकान पे गया और दुकान पे जाके दुकानदार से कहा भाई मुझे फलां चीज दे दो। दुकानदार ने उससे 118 रुपए लिए और वो कस्टमर ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। भाई बात सुन लो पहले इधर, एक ये एक्सेस टैक्स है, फर्दर नहीं, क्या नाम है, एक्स्ट्रा नहीं, एक्सेस। एक दुकानदार के पास एक ग्राहक गया, ग्राहक ने 118 रुपए दिए, दुकानदार ने 118 मांगे और दुकानदार ने बाद में एहसास किया यार 1 रुपया तो मैंने इससे ज्यादा ले लिया, चीजें तो 117 की बेचनी चाहिए थी, मैंने कितने की बेच दी, 118 की। तो दुकानदार ने को लेने चाहिए थे 100 रुपए और 17 रुपए, लेकिन उसने टोटल कितने ले लिए, 100। इसमें मुझे बता दें एक्सेस कितना है, 1 रुपया एक्सेस है। ये मान रहे हैं गलती से लिया है या लॉ को फॉलो करते हुए लिया है, गलती से लिया है। अब दुकानदार ने हिम्मत की, गया पीछे, सीढ़ियों से उतरा, भागा उसके पीछे, लेकिन वो बाइक पे था, वो कहां नजर आना है। अब 2-4 दिन से जब भी 1 to 5 की आवाज आती है ना उसे, दुकानदार एकदम खिड़की से देखता है यार वही तो नहीं आ गया अपना 1 रुपया लेने। बंदा को तो मरने का खौफ है यार, इसका 1 रुपया वापस करना है। हुकूमत कहती है भाईजान नहीं आना उन्होंने, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, 18 रुपए हमें दे दो, खुदा के लिए तंग ना करो, 18 रुपए दो हमें। तुमने किस नाम से लिए हैं? जी मैंने गलती से सेल्स टैक्स ले लिया। और सेल्स टैक्स लिया ना, गलती से ना बोलो, चुप, ले लिया ना बस तुमने सेल्स टैक्स, दे दो हमें, जमा करा दो। तू ऐसी टेंशन ले रहा है, तुझे क्या टेंशन पड़ी है, दे हमें, जमा करा। कहां लफ्ज लिखा हुआ है, पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, ये तो मेन लाइन है ना सेक्शन में, पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, दे दो हमें, परेशान हो रहे हो, टेंशन ली हुई। आ सेलर, आ सेलर, पता नहीं आप लोग लिखते क्यों नहीं। आ सेलर हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स, एनी टैक्स में एक 1 रुपया। सेलर हु हैज कलेक्टेड एनी अंडर मिसएप्रीहेंशन और अदर, मिसएप्रीहेंशन गलती या कोई भी वजह बन गई, मिसएप्रीहेंशन अदरवाइज किसी भी वजह से, which was not payable as tax, is this one payable to government? आम हालात में वैसे नहीं, which was not payable as tax and which is in excess of actually payable, इसका नाम एक और भी हो सकता है, it is in, इसका मतलब बताएं यार, इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर, इंसिडेंस लिखें बोझ, अब बताएं मतलब, इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर, कंज्यूमर पे बोझ ट्रांसफर हो गया, नहीं दुकानदार ने पैसे लिए नहीं, इसका उर्दू बनेगी इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन कंज्यूमर, ग्राहक पे बोझ ट्रांसफर हो गया। इसका कैसे ट्रांसफर हुआ ग्राहक पे बोझ, वो मिल नहीं रहा, इंसिडेंस हैज बीन पास, अगर मिल जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये अमानत है, फिर तो इसको वापस करने चाहिए, अकल भी यही कहती है। एंड इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन दी कंज्यूमर, कंज्यूमर पे बोझ कब शिफ्ट हो जाएगा, जब उसे ट्रेस करना मुश्किल होगा। जैसे कई दफा आपको पैसे मिलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता किसके हैं, कहां है, तो ये वही वाला सिनेरियो हुआ है, किसको पता नहीं चल रहा ये पैसे मैं किसको दूं। द पर्सन शैल पे द टैक्स टू द ईदी वेलफेयर ट्रस्ट, लॉ बन रहे हैं यार, हद होगी, इतने हम सखी बने। द पर्सन शैल पे द टैक्स टू दी हुकूमत पाकिस्तान, आ जाओ यार हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स दे दो। ओके अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि फीस कभी आपकी जिंदगी में बकाया रही होगी और गेट पे किसी ने मांगी होगी एंट्रेंस के ऊपर, ठीक है, और ना एंटर होने पे ये भी कहा होगा कि वो, ना फीस देने पे ये भी कहा होगा कि कल से आपको नहीं दाखिल होने दूंगा। तो ये वो स्फीयर एक्शन है जो लिए जा सकते हैं अगर आपने फीस की सेकंड इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। अच्छा एक तो है फीस की इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 20,000 थी, आपने जमा करा दी, पहली भी जमा करा दी, दूसरी भी जमा करा दी। टीचर ने कहा है कि इस पे 1000 रुपया जुर्माना डालो, ये टेस्ट नहीं देता, इस पे 1000 रुपया जुर्माना डालो। आज जब आप गेट पे एंटर होने लगे ना, तो उसने कहा यार वो 1000 रुपया आपने जमा नहीं कराया, आप उसे कहेंगे यार इसमें तो थोड़ी नरमी कर ले, अभी 10 जमा 10 20,000 तुम्हें फीस दे के आया हूँ, फीस पूरी जमा करा दी है, मुझे क्लास लेने दे, 1000 रुपये जुर्माने में थोड़ी नरमी कर, बाद में दे दूंगा या दे
ही जाएगी, क्या हो गया, सर से बात कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, तो थोड़ी बहुत ही आप उसे बाय डिफॉल्ट सोचें रिक्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और उसे कहेंगे इस 1000 में थोड़ी सी क्या शो करो, नरमी शो करो। दुकानदारों ने भी यही काम पकड़ा हुआ था। हुकूमत जनवरी का टैक्स 15 फरवरी को लेने आती थी, हुकूमत कहती थी अब दे दो 18 रुपए, ये कहता था यार 17 ले लो, थोड़ी नरमी करो 1 रुपए पे। हुकूमत ने कहा चल ना 1 रुपए में नरमी सुन, अमाउंट पेएबल टू फेडरल गवर्नमेंट हेयर, हेयर कितने रुपए, शेल बी कंसिडर्ड एज बकाया जात ऑफ टैक्स, एरियर को बकाया, ये बिल्कुल 17 की तरह समझा जाएगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं है तुम्हें। जिस तरह डंडे मार के तुमसे हम 17 ले सकते हैं, उसी तरह डंडे मार के तुमसे 1 रुपया भी लेंगे, कोई छूट नहीं है। अमाउंट पेएबल हेयर कितनी है, 1 रुपया, शेल बी कंसिडर्ड एज बकाया ऑफ टैक्स, हालांकि ये बकाया टैक्स का नहीं है, बकाया टैक्स का आपका 17 है जो आपने हुकूमत को जमा कराना होता है, लेकिन इसको भी समझ लिया जाएगा टैक्स का बकाया। एंड शेल बी रिकवरेबल अकॉर्डिंगली का मतलब बताएं, वो सारे तरीके जो फीस लेने के कॉलेज वाले लगाते हैं बंदा खड़ा करके गेट के ऊपर, वही सारे तरीके आप जुर्माना रिकवर करने के लगाएंगे। तो वो सारे तरीके जो हुकूमत, वो तरीके हमने आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तरीके ये होते हैं कि आपकी दुकान बंद कर दी जाती है, जो आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है, वो सारे तरीके जो 17 रिकवर करने पे हुकूमत लगाती है, वही सारे तरीके 1 रुपया रिकवर करने पे हुकूमत लगा सकती है। एंड शेल बी रिकवरेबल अकॉर्डिंगली। अच्छा, फिर आपने जुर्माना दे दिया गेट पे आपने जुर्माना दे दिया, आपने कहा खुदा के लिए ये पकड़ जुर्माना, मुझे क्लास में जाने दे। क्लास खत्म हुई, आप प्रिंसिपल साहब के पास चले गए, सर ये जुर्माना मुझे वापस करें। लॉन हेयर कहता है नहीं यार, पहले तो देने में मसला कर रहा था, अब दे दिया तो बाद में फिर तुझे ख्याल आ गया ये मुझे वापस करो पैसे। कहते हैं सॉरी यार, ये पैसे जिंदगी में कभी वापस ना लेने आ जाना हुकूमत से। अब मेरे से ये ना सवाल पूछिएगा वो बंदा कोर्ट में चला गया, बाद में कंज्यूमर उसको मिला, वो कोर्ट में चला गया, करे यार वो करके फिर पैसे ले लें, मैं तो जितना लॉ है फिलहाल उतना मुझे पढ़ाने दें, उससे आगे की आप बातें क्यों कर रहे हैं, पहले सिलेबस एक बार खत्म कर लें, फिर कोर्ट में भी केस ले जाएंगे। रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसिबल। तो आप दुकानदार अगर वापस चला जाए हुकूमत के पास, यार ये 1 रुपया चलो वापस ही कर दो यार, छोड़ो पर यार, हुकूमत इतनी सख्ती करके ले गए थे 18 रुपए मेरे से, 1 वापस कर दो, तो हुकूमत क्या कहेगी, रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसिबल। आखिरी बात, burden of proof that incidence has or has not been passed to consumer shall be on the seller। अच्छा मुझे ये बता दें कि बंदा ढूंढा जा सकता है या नहीं ढूंढा जा सकता, ये साबित कौन करे, हुकूमत। यार हुकूमत के कैसे साबित करे, हुकूमत ने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, हुकूमत ने तो उसकी मोटरसाइकिल की आवाज भी नहीं सुनी, हुकूमत तो उस फीलिंग से भी नहीं गुजरी जिस वक्त वो 1 रुपया ज्यादा देके जा रहा था और हम 1 रुपया ज्यादा रिसीव कर रहे थे और हमारा दिल धक धक कर रहा था। हुकूमत तो सारे प्रोसेस से गुजरी नहीं। सारी कहानी पैदा किसकी वजह से हुई है, सेलर की वजह से। तो ये कौन साबित कर सकता है कि वो बंदा मिल सकता है या नहीं। अगर वो साबित कर दे बंदा मिल सकता है तो हुकूमत बिल्कुल आप पे जोर नहीं डालेगी, फिर आपसे 1 रुपया नहीं लेके जाएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप साबित कर दें वो मिल सकता है, नहीं तो हुकूमत क्या एज्यूम करेगी वो मिल नहीं सकता और वो आपको 1 रुपया हुकूमत को जमा कराना पड़ेगा। ये जरा पढ़िएगा, इसकी उर्दू लिख लें पॉइंट 3 की। बोझ कस्टमर पे ट्रांसफर हुआ है या नहीं, बोझ कस्टमर पे ट्रांसफर हुआ है या नहीं, ये लिखा हुआ है ना, हैज और हैज नॉट बीन, ये दुकानदार साबित करेगा। बोझ हुकूमत पे ट्रांसफर हुआ है या नहीं, सॉरी बोझ कस्टमर पे ट्रांसफर हुआ है या नहीं, ये कौन साबित करेगा, दुकानदार साबित करेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट बोझ हैज और हैज पास टू कंज्यूमर शैल बी ऑन द सेलर, ये सेलर के ऊपर होगा। अच्छा पॉइंट 8 में आए ऊपर वापस। इन केस ऑफ सेल ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशन, तो सुई गैस शेल चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। ये मैं क्या था घर जाके खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो गैस पे भी रेट कितना है, 17%। इन केस ऑफ सेल ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशन, सुई गैस ट्रांसमिशन कंपनी सुई गैस शेल चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। ओके, पॉइंट
0.6 के साथ लिखें नई दुनिया। सबसेक्शन 1 में जाके पढ़ के आए, रेट कितना है याद है आपको? वैसे रेट कितने हैं? 17%। पिछले सफे पे सबसेक्शन 1 कह रहा हूं, रेट कितने? फेडरल गवर्नमेंट स्पेशल पावर्स, फेडरल गवर्नमेंट मे इन प्लेस ऑफ 17% levy and collect such tax as it may deem fit, they will specify the mode, manner and time। फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इसी लॉ के अंदर कोई छोटी सी नई दुनिया बना दे जिसमें वो बताएगी फिर लोगों ने टैक्स कैसे देना है। ये नई दुनिया कोई हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्पेशल पावर्स का खुदा ना खासा लफ्ज आ गया जो आज तक कभी आया नहीं, क्योंकि अजीब सा पॉइंट है, इसमें क्या आपने याद करना है घर जाके। तो अगर कोई स्पेशल पावर हुकूमत ने इस्तेमाल की तो इसी लॉ के अंदर रहते हुए कोई छोटा सा नया लॉ बना देगी, जिसके फिर मोड भी अलग होगा, तरीका मैनर भी अलग होगा, टैक्स जमा कराने का प्रोसीजर भी अलग होगा, उसका रेट भी अलग होगा। 70% वाला फिर रेट नहीं होगा, फिर पता नहीं वो कौन सा लॉ होगा। ओवर। अस्सलाम वालेकुम।